गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग सेल साइकिल का जो टॉपिक था उसका रेगुलेशन, ये दो टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट किए थे। वहाँ से आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। सेल डिवीजन पर आते हैं हम लोग। सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जहाँ पे सेल जो है, पेरेंट सेल जो है डिवाइड करेगा, डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना, ठीक है। अब सेल डिवीजन जो है उसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है एमाइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस एंड तीसरा होता है मियोसिस, ठीक है। तीनों में डिवीजन का जो तरीका है अलग अलग होता है, ठीक। सबसे पहले हम लोग एमाइटोसिस के बारे में बात करते हैं। एमाइटोसिस जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, ठीक है, जहाँ पे दोनों डॉटर सेल्स को पेरेंट से जो भी क्रोमोसोम मिलता है, पेरेंट से जो भी डीएनए मिलता है, या जो भी साइटोप्लाज्म और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह मिलते हैं, उनका डिवीजन जो है वो इक्वल अमाउंट में नहीं होता, ठीक है। तो एमाइटोसिस में सिंपल क्या होता है कि अपने आप से कुछ समय के बाद में जब सेल जो है प्रॉपरली ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद क्या होगा कि सेल का जो न्यूक्लियस होगा अपने आप इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जनरली सर्कुलर रहता है न्यूक्लियस, कुछ समय बाद लंबा होने लगेगा, इलोंगेट होने लगेगा। इलोंगेट होते होते उसमें बीच में अचानक से कुछ समय के बाद में क्या हो जाएगा, एक नॉच या एक क्लेफ्ट के जैसा डेवलप होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये सर्कुलर है, सर्कुलर से पहले इस तरीके से धीरे से इलोंगेट होगा, इलोंगेट होने के बाद में कुछ समय के बाद में ऐसा नॉच जो है ये नॉच बनने लगेगा, ठीक है। ऐसा नॉच बनने के बाद में धीरे धीरे ये जो नॉच है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद में न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएगा, टूट करके 2 पार्ट्स में इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। पहले न्यूक्लियस सेपरेट होगा, न्यूक्लियस के सेपरेट होने के बाद वो क्या करेगा, जो दोनों डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे वो लोग दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो भी इसी तरीके से नॉच बनेगा। नॉच बनते बनते साइटोप्लाज्म जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और दोनों न्यूक्लियस की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एमाइटोसिस का हम लोग ये बोलेंगे कि ड्रॉबैक ये है कि उसमें साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन नहीं होता, ना ही क्रोमोसोम्स या डीएनए या दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स का इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल ऐसा बनेगा कि जिसके अंदर ज़्यादा कंटेंट आ गया है पेरेंट सेल का, और एक सेल ऐसा बनेगा जिसके अंदर पेरेंट सेल का कम कंटेंट आया है, ठीक है। तो बिल्कुल इक्वल डिवीजन नहीं होता। तो ये जो एमाइटोसिस है ये बहुत ही कम सेल्स में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी में जो बोन मैरो होता है बोन्स के अंदर, ठीक है, जिससे कि ब्लड के सेल्स वगैरह बनते हैं, बोन मैरो के अंदर कई बार एमाइटोसिस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। या फिर चिकन का जो एम्ब्रियो होता है, चिकन के एम्ब्रियो में जो आरबीसीज बनते हैं, ठीक है, उनके अंदर जनरली एमाइटोसिस हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अदरवाइज नेचर में ज़्यादातर एमाइटोसिस जो है वो हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जनरली हमको जो 2 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस, वही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं किस पर, माइटोसिस पर आते हैं, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस ये जो 2 प्रिंसिपल सेल डिवीजन के टाइप्स हैं, इन पे हमको ज़्यादा फोकस देना है, इनके हमको ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। माइटोसिस के बारे में बात करें तो माइटोसिस जो है उसको सबसे पहले स्ट्रैसबर्गर ने प्लांट सेल्स के अंदर ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रैसबर्गर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स में स्ट्रैसबर्गर ने डिस्कवर किया। उसके बाद बोवेरी एंड फ्लेमिंग जो है उन्होंने एनिमल सेल्स में भी माइटोसिस को क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो स्ट्रैसबर्गर ने प्लांट सेल के अंदर स्टडी की, ठीक है। बोवेरी और फ्लेमिंग ने माइटोसिस की स्टडी जो है एनिमल सेल के अंदर की, ठीक है। और ये जो फ्लेमिंग है, ठीक है, फ्लेमिंग ने ही माइटोसिस जो टर्म है वो कॉइन किया, ठीक है। फ्लेमिंग कॉइन्ड द टर्म माइटोसिस, ठीक है। अब माइटोसिस जो है इसको हम लोग ऑल्टरनेटिवली इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब क्या है कि माइटोसिस जब होता है तो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स में जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसफर हुआ है या डिवीजन हुआ है, अब वो सब्सटेंस साइटोप्लाज्म भी हो सकता है या क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है।
दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, क्या होता है कि जो डीएनए या जो क्रोमोसोम्स है प्लस जो साइटोप्लाज्म और बाकी सेल के कंटेंट्स हैं दोनों डॉटर सेल्स में बराबर बराबर डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान के चलो पेरेंट सेल जो था उसके अंदर अगर 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो इंटरफेज होगा पहले माइटोसिस के पहले। इंटरफेज में क्या होगा कि रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, जो एस फेज था कल हम लोग पढ़े थे ना, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो अगर पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, तो 2 का डबल होगा, कितना हो जाएगा, 4 क्रोमोसोम्स बन जाएगा। ठीक है, फिर पेरेंट सेल के अंदर ये जो 4 क्रोमोसोम बना, ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होगा। तो एक डॉटर सेल्स में 2 क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे डॉटर सेल में भी 2 क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंटेन हुआ, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हुआ। नॉर्मली पेरेंट सेल के अंदर जो है 2 क्रोमोसोम ही रहते हैं। ठीक है, और दोनों डॉटर सेल्स को 2-2 क्रोमोसोम बराबर बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पेरेंट सेल क्या करता है, पहले एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, डीएनए के अमाउंट को डबल करता है। ठीक है, और फिर जब एक्चुअल सेल डिवीजन होता है तब दोनों डॉटर सेल्स में बराबर बराबर अमाउंट में जो डीएनए या क्रोमोसोम है उसको क्या कर देता है, बांट देता है। इससे क्या हुआ, नॉर्मली जैसे पेरेंट सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम था वैसे ही डॉटर सेल्स के अंदर भी 2-2 क्रोमोसोम्स जो है वो आ जाएंगे। इस वजह से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, किसमें, एनिमल, तुमको कैसे पता? ह्यूमंस में होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, किसी में सिमिलर नहीं होता, हर ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। ठीक है, ह्यूमंस में 23 पेयर होता है, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, बाकी हर ऑर्गेनिज्म में अलग है। जैसे ड्रोसोफाइला होता है, जैसे वो हम लोग घर में केला या फल वगैरह लाते हैं, फल के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े नहीं घूमते रहते हैं उसको ड्रोसोफाइला बोलते हैं। ठीक है, या फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ड्रोसोफाइला के अंदर 2 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, वैसे ही कोई हायर प्लांट है, हायर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर और मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफर करता है, किसी में कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे पेरेंट सेल में नॉर्मल 2 क्रोमोसोम था, तो अब फाइनली क्या हुआ, दोनों डॉटर सेल्स में भी नॉर्मली क्रोमोसोम नंबर 2 ही आया। ठीक है, मतलब पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है क्रोमोसोम को, और जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है उसको मेंटेन करके रख रहा है। ये जो तरीका होता है डिवीजन का, इसी डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। समझ आया, सिंपल सी चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस जो है वो होता कैसे है। ठीक है, माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसको अगेन हम लोग 2 पार्ट्स में या 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कार्योकाइनेसिस जिसमें कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस जिसमें कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के पहले इनके पापा आएंगे इंटरफेज। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, इंटरफेज आएगा, ये इंटरफेज है। ठीक है, और कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या हो गया, ये आपका माइटोटिक यानी कि एम फेज है। सेल साइकिल कल का याद है ना, इंटरफेज था और एक एम फेज था। तो इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए G1, S और G2 फेज के थ्रू। ठीक है, और फिर फाइनली एम फेज में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। एम फेज में कल भी बताया था मैंने कि कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है ना, तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखो। तो सबसे पहले इंटरफेज आएगा जहाँ पे सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया है। तो हम लोग प्रिपरेशन कैसे होता है उसके बारे में कल पढ़ चुके हैं, तो उसके डिटेल में जाएंगे नहीं। हम लोग ये देखेंगे कि एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज में एक्चुअल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, तो कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, सबसे पहले हम लोग कार्योकाइनेसिस के बारे में बात करेंगे। कार्योकाइनेसिस जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका डिवीजन होता है पहले। ठीक है, उनका डिवीजन होने के बाद सब्सिक्वेंटली साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। ठीक है, अब कार्योकाइनेसिस जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं
इनको समझने के लिए हम अपनी सुविधा के हिसाब से कार्योकाइनेसिस को अलग अलग स्टेज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साथ समझना मुश्किल होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कार्योकाइनेसिस को भी अलग अलग स्टेज में डिवाइड करते हैं और पढ़ते हैं, सो दैट हमको समझने में आसानी है। ठीक है, तो कार्योकाइनेसिस जो है इसमें 4 फेज होते हैं। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद फाइनली साइटोकाइनेसिस आता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, जब कभी भी हम लोग माइटोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया कि माइटोसिस का प्रोसेस बताओ या माइटोसिस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है बताओ, तो आप ऐसे ही बताओगे, पहले कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस बताओगे, फिर कार्योकाइनेसिस के 4 फेज बताओगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज के बाद में साइटोकाइनेसिस आप लोग को बताना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अलग अलग फेज में किस किस तरीके से एक्चुअल डिवीजन होता है। ठीक है, बुक में देखो तुम लोगों का डायग्राम दिया हुआ है माइटोसिस का। ठीक है, माइटोसिस का डायग्राम दिया हुआ है, उसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करो, दिया है कि नहीं? हाँ, ये तो दिया है माइटोसिस। हाँ, वो मियोसिस है। ये देखो पेज नंबर 165 और 166 पे 2 डायग्राम दिए हुए हैं आगे पीछे। ठीक है, 165 और 166 पे जो डायग्राम्स है उसको आप लोग ध्यान से देखो, वो माइटोसिस है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे बगल में डायग्राम बनाने जा रही हूँ, तो उसको देखते जाओ। ठीक है, जनरली आप लोग इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस में क्या हुआ, ये सेल है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में इंटरफेस में क्या होता है कि जो डीएनए है वो इस तरीके से फाइन थ्रेड के फॉर्म में होता है, जैसे कि ऊन होता है, ऊन का गोला कैसे होता है। ठीक है, ऊन का गोला है, उसको अगर अच्छे से गोल नहीं करो और ऊन को ऐसे ही छोड़ दो, उलझा हुआ छोड़ दो, तो ऊन का जो पूरा उलझन दिखेगी ना, ठीक है, जैसे उसके थ्रेड्स इधर उधर बिखरे रहेंगे, वैसे ही थ्रेड्स जो है इंटरफेस में इधर उधर बिखरे हुए हमको दिखते हैं। ठीक है, इंटरफेस के बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसमें, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन यानी कि जो डीएनए का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तो अब हम लोग उसी टर्म को यूज करेंगे, हम लोग डीएनए नहीं। ठीक है, डीएनए का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द क्रोमैटिन। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कल हम लोग जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखे उसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़े थे, है ना, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर भी हमको दिखेगा, क्रोमैटिन रहेगा और क्रोमैटिन के बीच में हमको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है कि धीरे 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 जो है क्रोमैटिन जो पहले थ्रेड के जैसा था वो कंडेंस होने लगेगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बनाने लगेगा, मतलब क्रोमोसोम्स जो है उसका प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, द क्रोमैटिन विल स्टार्ट कंडेंसिंग, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, ये पहला फेज होता है, ये पहला इवेंट होता है प्रोफेज। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि जो न्यूक्लियस जो आपका सेल था, ठीक है, सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, सेंट्रियोल हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सेंट्रियोल क्या करेगा, सेंट्रियोल जो अपने आप को डुप्लीकेट कर देगा, एक सेंट्रियोल था, एक से क्या बन जाएंगे, 2 सेंट्रियोल बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि इस तरीके से 2 सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और दोनों सेंट्रियोल्स जो है धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, अब प्रोफेज जो है, प्रोफेज को भी हम लोग और दूसरे फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्ली प्रोफेज होता है एक और एक लेट प्रोफेज होता है। ठीक है, तो जो अर्ली प्रोफेज होगा ये अर्ली प्रोफेज है।
ठीक है। फिर हम लोग आते हैं लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज जो है उसमें ऐसा होगा, ठीक है, कि अब ये जो क्रोमैटिन है ये पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएगा, पूरी तरीके से कंडेंस होके इस तरीके से प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है बना लेगा, लाइक दिस, ठीक है। जो क्रोमैटिन है वो पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएगा और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से क्रोमैटिन कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से जुड़े रहने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अब क्रोमोसोम जो है, जो आपका डीएनए जो था वो तो डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है। तो जनरली क्या रहता है कि क्रोमैटिन में इस तरीके से एक सिंगल डीएनए का थ्रेड रहता है, लेकिन जब इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो एक ही प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से इस तरीके से दो जो क्रोमैटिड्स हैं वो अटैच हो जाते हैं आफ्टर इंटरफेज, ठीक है। क्योंकि इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, एक्स्ट्रा डीएनए बना, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा डीएनए भी क्या करता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से इस तरीके से अटैच कर जाता है, ठीक है। फिर यही जो स्ट्रक्चर है ये कंडेंस होता है और इस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमको ये क्रोमैटिड नंबर 1 दिख रहा है, ये क्रोमैटिड नंबर 2 दिख रहा है, तो जब एक ही प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से दो क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ऐसे क्रोमैटिड्स को हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्रोमैटिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो अब हमको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखने लगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखने लगे। सेंट्रियोल का क्या होगा, एक सेंट्रियोल जो है वो इस तरीके से सेल के एक एंड पर जाकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा सेंट्रियोल है वो जाकर के दूसरे सेल के दूसरे किनारे पे अपने आप को इस तरीके से एस्टैब्लिश कर देगा। तो दोनों सेंट्रियोल्स जो है अब सेल के ऑपोजिट साइड पे या ऑपोजिट पोल्स में चले गए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रोफेज खत्म, ठीक है। प्रोफेज में और एक चीज होती है कि जैसे ही ये जो सेंट्रियोल है, ठीक है, ये सेल के दोनों ऑपोजिट साइड में चले जाता है तो इसमें से इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो फाइबर ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रेज। These are known as the astral rays. ये एस्ट्रोफेज यहीं से कैसे निकलते हैं, सेंट्रियोल से? हाँ, सेंट्रियोल से निकलते हैं सिर्फ, ठीक है। क्लियर इतना? अब और क्या, एक और चीज क्या होगी कि अब ये जो ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिख रहा है हमको। अब लेट प्रोफेज जैसे जैसे आएगा, लेट प्रोफेज के आने से धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये डिसॉल्व होकर के गायब होना स्टार्ट हो जाएगा एंड एट द एंड ऑफ लेट प्रोफेज ये पूरा जो न्यूक्लियर एनवलप है ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस था, ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा और न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है लेट प्रोफेज खत्म होते तक। क्लियर? ठीक है, समझ आया मुझे? आगे बढ़े, चलो। ये प्रोफेज खत्म हुआ, प्रोफेज खत्म होने के बाद जो अगला फेज आता है दैट इज द मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज जो है इसमें क्या होगा कि अब तो न्यूक्लियर एनवलप गायब हो चुका है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप गायब होने से ये क्या है, फिर
ठीक है। अब ये मेटाफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवलप तो पूरी तरीके से गायब हो चुका है और जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में से एस्ट्रल रेज जो है ये निकलने लगती हैं प्रोफेज होने तक। तो ये जो एस्ट्रल रेज है ये मेटाफेज में आकर के इस तरीके से और थोड़ी लंबी और थोड़ी बड़ी हो जाती है, लाइक दिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्ट्रल रेज जो है और लंबे हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे और लंबे होकर के और बड़े होकर के क्या करते हैं कि पूरा जो न्यूक्लियोप्लाज्म, पूरा जो साइटोप्लाज्म है उसको पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रल रेज अब इलोंगेट हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, ये जो एस्ट्रल रेज है अब इनको हम लोग कहेंगे स्पिंडल फाइबर्स। Now these will be called as the spindle fibers. ठीक है, ठीक। अब क्रोमोसोम का क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है ये और ज्यादा टाइट हो जाएंगे। ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यादा टाइट हो जाएगा और क्रोमोसोम्स जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग सेंट्रोमियर भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर के हेल्प से जो क्रोमोसोम्स है वो अपने आप को इस तरीके से स्पिंडल फाइबर से अटैच करते हैं। ठीक है, समझ आया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से या सेंट्रोमियर से जो क्रोमोसोम्स है अपने आप को किससे अटैच कर लेंगे, स्पिंडल फाइबर से अटैच कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान देने की यहाँ पे ये है कि जो क्रोमोसोम्स है वो सेल के बिल्कुल सेंटर पे अपने आप को अरेंज कर। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोग ने कोई मतलब इनविजिबल प्लेट है, इनविजिबल प्लेट के ऊपर हम लोगों ने लाइन से सारे क्रोमोसोम्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये जो इनविजिबल प्लेट बनती है, ठीक है, जिसके की हेल्प से सारे क्रोमोसोम्स जो है परफेक्ट अलाइनमेंट बनाते हैं सेल के सेंटर में, तो ये जो इमेजिनरी प्लेट होती है इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ये इमेजिनरी प्लेट है जिसके थ्रू या जिसके हेल्प से, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है सेल के सेंटर में एकदम अपने आप को एक सीधी लाइन में अलाइन करते हैं। ये जो इमेजिनरी प्लेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्लियर? ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये अगली मेटाफेज का है, अब हम लोग आते हैं लेट मेटाफेज। लेट मेटाफेज पे क्या होगा कि ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे अपने आप को अरेंज कर चुके हैं, इनका क्या होगा, ब्रेकेज होगा। कहाँ से ब्रेकेज होगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या जो सेंट्रोमियर है वहां से क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट मेटाफेज आते आते क्या होगा, इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो है टूट करके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या जो आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से क्या होगा कि इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो है टूट करके अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये लेट मेटाफेज है।
ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आते हैं एनाफेज में। ठीक है, पहले आते हैं अगली एनाफेज पे। अगली एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से टूट चुके थे, अब वो क्या करेंगे, इस तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अरेंज करेंगे, लाइक दिस। एनाफेज भी दो होते हैं। हाँ, एनाफेज भी दो होते हैं। हाँ, सब में लेट और अर्ली हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अर्ली एनाफेज हो गया। ठीक है, अर्ली एनाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो है इस तरीके से एकदम ऑपोजिट अलाइनमेंट में एक दूसरे से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब अर्ली एनाफेज में फिर क्या होने लगता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो है ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डिसअपीयर होने लगते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो है डिसअपीयर होंगे तो कैसे डिसअपीयर होंगे, अंदर से बाहर की तरफ, लाइक दिस। ठीक है, मतलब यहाँ से सेंटर से पहले डिसअपीयर होना स्टार्ट करेंगे, फिर सेंट्रोमियर जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के तरफ उनका डिसअपीयरेंस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है। तो पहले सेंटर में डिसअपीयर होंगे, फिर धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए डिसअपीयर होते जाएंगे। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ऐसा होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स जो है ये सेंट्रियोल के तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो घूम जाते हैं, मतलब कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से सेंट्रियोल की तरफ मुड़ जाता है, और जो क्रोमोसोम के आर्म्स होंगे वो जो है सेंट्रियोल के पीछे की तरफ जो है प्रेजेंट रहेंगे, और सेंट्रियोल के साथ सेंट्रोमियर के साथ साथ जो है मूव करते हैं। ठीक है, समझ आया? तो क्या हुआ यहाँ पे, जो सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जो वो सेंट्रियोल की तरफ मूव हो गया, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं अब इस डायरेक्शन में सेंट्रियोल की तरफ क्या करेंगे, धीरे धीरे मूव करने लगेंगे। ये अर्ली एनाफेज था। लेट एनाफेज जो है, लेट एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अब ये पूरे तरीके से मूव करके कहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सेंट्रियोल के पास। इस तरीके से। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है इक्वल अमाउंट में, ठीक है, अब क्या होगा कि सेंट्रियोल की तरफ मूव कर जाएंगे, मतलब दो ऑपोजिट पोल्स में, एक जो है सेल के साउथ पोल पे, एक जो है सेल के नॉर्थ पोल पे, दो ऑपोजिट पोल्स पे जो क्रोमोसोम्स है अब इक्वल अमाउंट में क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, और क्या होगा लेट एनाफेज में, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो धीरे धीरे गायब होते होते पूरी तरीके से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो लेट एनाफेज आते आते गायब हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब फाइनली हम लोग आते हैं टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज को हम लोग को अर्ली और लेट में हम लोग उसको जनरली डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, टीलोफेज जो है इसको हम लोग प्रोफेज का ऑपोजिट कहते हैं। ठीक है, टीलोफेज इज नोन एज द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। ठीक है, तो टीलोफेज में क्या होगा कि, ठीक है, अब दो ऑपोजिट साइड्स में सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो
जो है वो क्या हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं, कंडेंस हो गए हैं, ठीक है। तो टीलोफेज जो है इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो डीस्पाइरलाइज हो जाएंगे। इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो है दे विल स्टार्ट डीस्पाइरलाइजिंग, मतलब कि उनका कंडेंस है। अभी तक तो क्रोमोसोम्स क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म में थे, ठीक है, तो वो जो है खुलने लगेंगे, धीरे धीरे ओपन होने लगेंगे और वापस से थ्रेड वाले फॉर्म में यानी कि क्रोमैटिन वाले फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लोगों ने ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज बोला है। ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज बोलने से अब डीएनए जो है ये खुलने लगा है, वापस क्रोमैटिन के फॉर्म में आने लगा है। धीरे 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 जो न्यूक्लियर एनवलप है वो क्रोमोसोम्स के चारों तरफ दोबारा से रीअपीयर होने लगेगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनवलप है वो क्रोमोसोम्स के चारों तरफ दोबारा से रीअपीयर होने लगेगा। न्यूक्लियोलस जो है उसका दोबारा से फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोलस का, ठीक है। और सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं सारे के सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, सारे के सारे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है उनका रिकंस्टिट्यूशन होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है दोबारा से उनका फॉर्मेशन होगा, रिकंस्टिट्यूशन होगा और ये जो न्यूक्लियर एनवलप बन गया है इसके चारों तरफ फिर जो क्या होगा, आपके सेल ऑर्गेनेल्स जो है दोबारा से हमको दिखने लगेंगे। ये टीलोफेज है। तो टीलोफेज खत्म होते होते तक हमको क्या दिखेगा कि एक ही सेल है, एक ही सेल के अंदर हमको दो न्यूक्लियस देखने के लिए मिले टीलोफेज, क्लियर है। एंड फाइनली टीलोफेज के बाद हम लोग आते हैं साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस वो फेज है, अभी तक ये न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा था, कार्योकाइनेसिस चल रहा था, कार्योकाइनेसिस अब कंप्लीट हो चुका है, अब साइटोप्लाज्म में डिवाइड होने की बारी है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म में डिवाइड होने का जो तरीका है वो प्लांट सेल्स में अलग तरीके का है और एनिमल सेल्स में अलग तरीके का है, ठीक है। ये बन गया तुम लोगों का। तो साइटोकाइनेसिस जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनिमल सेल्स में कैसे होता है, ठीक है। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस जो है वो सेल फरो के फॉर्मेशन से होता है। अब सेल फरो बनेगा तो बनेगा कैसे, जैसे ये सेल है जिसमें टीलोफेज हो चुका है, दो न्यूक्लियस जो है हमको इसमें अब देखने के लिए मिल रहा है लाइक दिस, है ना। तो एनिमल सेल में सेल फरो कैसे बनेगा, सेल का जो आउटर सरफेस है मतलब सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से दो साइड से छोटा सा क्लेफ्ट या छोटा सा जो नॉच है वो बनना स्टार्ट होगा। ये जो छोटा सा क्लेफ्ट या छोटा सा नॉच बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल फरो कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो क्लेफ्ट या ये जो नॉच है वो बाहर के तरफ से बनना स्टार्ट होता है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करते 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 कुछ समय बाद क्या होगा कि ये इस तरीके से पूरे तरीके से एक दूसरे से क्या होगा, मिल जाएगा। ये टीलोफेज में आता है कि इंटरफेज? ये साइटोकाइनेसिस है मैडम, ये साइटोकाइनेसिस है। टीलोफेज तक, प्रोफेज से टीलोफेज तक कार्योकाइनेसिस चल रहा था, कार्योकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस आता है। कार्योकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो कार्योकाइनेसिस होने के बाद में अब हम लोग साइटोकाइनेसिस पे आए हैं, दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सेल फरो बना, बाहर से अंदर की तरफ सेल फरो जो है मूव करते जाएगा, मूव करते करते कुछ समय बाद एक दूसरे से मिल जाएगा। जैसे ही सेल फरो जो है मिलेगा, ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से इस तरीके से अलग हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस दैट टेक्स प्लेस इन द एनिमल सेल्स। सिंपल। अब ये जो दोनों डॉटर सेल बने हैं इनका साइज क्या है, छोटा है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इसमें कम है, ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएंगे, ये
फेज में जाएंगे। G0 फेज में इनमें फर्दर ग्रोथ होगा, फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, इनका साइज इंक्रीज होगा। जो हम लोग कल कर्ण प्लाज्मा रेशियो के बारे में बात कर रहे थे ना, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, तो कर्ण प्लाज्मा रेशियो अचीव होते ना इसके अंदर ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रोथ होने के बाद में ये फिर इंटरफेज में एंटर कर जाएगा G1s और G2 में, और फिर दोबारा से सेल साइकिल जो है कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये साइटोकाइनेसिस था एनिमल्स में। प्लांट सेल्स जो है उसमें कैसे होता है, प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है दैट इज द हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। प्लांट सेल में सेल प्लेट के फॉर्मेशन के हेल्प से क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो प्लांट सेल्स जो है, प्लांट सेल्स का जो शेप है वो एनिमल सेल्स के शेप से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लांट सेल्स का जो शेप है मोस्टली हेक्सागोनल शेप होता है प्लांट सेल्स का, ठीक है, या फिर रेक्टेंगुलर या पॉलीगोनल शेप जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में जनरली क्या होता है कि ये टेलोफेज हो चुका है प्लांट सेल के अंदर, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस अब प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सेंटर से एक छोटा सा इस तरीके से प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर जो है बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर है ये किससे बनता है, पेक्टिन और सेल्यूलोज जो है उसके डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। तो जैसे एनिमल सेल्स में तो पेक्टिन और सेल्यूलोज रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल भी नहीं रहती है, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में अलग तरीके से सेल फरो के फॉर्मेशन से डिवीजन होता है, ठीक है। और प्लांट सेल्स में ये जो पेक्टिन की बनी हुई सेल प्लेट है इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ये सेल प्लेट अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो सेल प्लेट है बाहर के डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, ठीक है। कुछ समय के बाद पूरा जो सेल है, प्लांट का जो सेल है, पूरा सेल जो है उसके बीच में कंप्लीट सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, और सेल जो है फिर क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दोनों जो डॉटर सेल्स बनेंगे ये दोनों डॉटर सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फिर वो G0 फेज में एंटर करेंगे, कर्ण प्लाज्मा रेशियो को अचीव करेंगे, ग्रोथ होगा, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, और उसके बाद दोबारा से जो सेकेंड सेल साइकिल है इंटरफेज, फिर जो एनाफेज है उसको लास्टली वो लोग एंटर करेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ आया, ठीक है। अब लास्टली हम लोग आते हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस पे। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। माइटोसिस का सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि माइटोसिस एंश्योर्स दैट द डॉटर सेल्स दे पोजेस द इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट, ठीक है। लिख लो वहां पे, अगर बुक में नहीं दिया हो तो दिया है बुक में सिग्निफिकेंस, हाँ ये तो दिया है माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस, तो माइटोसिस एंश्योर करता है कि पेरेंट सेल्स में और डॉटर सेल्स में दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहे, ठीक है। दूसरी चीज, माइटोसिस जो है ये हर सेल में नहीं होता है हमारे बॉडी के, ठीक है, सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब हमारे ओवरी और टेस्टिस जो है, ठीक है, ओवरी और जो टेस्टिस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनके सेल्स को छोड़ करके बाकी हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनमें सारे के सारे जो सेल्स हैं उनको हम लोग सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल्स में ही माइटोसिस होता है। माइटोसिस ये एंश्योर करता है कि हमारे बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो मेंटेन रहे, ठीक है। जब पुराने सेल्स की डेथ होती है तो उनकी जगह नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो माइटोसिस एंश्योर करता है कि हमारे बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो मेंटेन रहे, ठीक है। हमारे बॉडी में जो जनरल ग्रोथ होता है, ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, तुम लोग भी जब छोटे थे, मैं भी जब छोटी थी, तो मेरी हाइट है, तुम लोगों की हाइट बहुत कम रही होगी, लेकिन तुम लोगों की हाइट आखिर इंक्रीज हुई है, ठीक है, वेट तुम लोगों का इंक्रीज हुआ है। तो हाइट और वेट में इंक्रीज होना यानी कि ग्रोथ होना, तो हमारे बॉडी में जो जनरल या जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो भी माइटोसिस के हेल्प से ही होती है, ठीक है। उसके अलावा कई जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल के बने हुए हैं
माइटोसिस उनके बॉडी में भी होता है, और जब उनके बॉडी में माइटोसिस होता है तो माइटोसिस इज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। ठीक है, माइटोसिस इज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर कहीं भी डैमेज हो जाता है, कहीं भी इंजुरी होती है, जैसे कि अगर कहीं हाथ पैर ही कट गया, कुछ समय तो खून बहता है, खून बहना बंद होगा और हफ्ते 10 दिन में हमारा जो घाव है वो भर जाता है। तो हमारे बॉडी में जो रिपेयर करने का प्रोसेस है, हमारे बॉडी में जो रिपेयर होता है वो भी माइटोसिस के हेल्प से ही होता है। ठीक है, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का? सबसे पहले तो सोमैटिक सेल्स का डिवीजन माइटोसिस के थ्रू ही होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में सेल नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, माइटोसिस ये इंश्योर करता है कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो है वो सिमिलर हो। ठीक है, हमारे बॉडी का जनरल ग्रोथ और हमारे बॉडी का जो जनरल डेवलपमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द माइटोसिस ओनली। हमारे बॉडी में कहीं भी कोई भी डैमेज होता है तो डैमेज को रिपेयर करने के लिए भी माइटोसिस ही काम आता है, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये हमको सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में मेंशन करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये टॉपिक? सिंपल सा चीज है बेटा, इस चीज को हम लोग को मतलब बार बार जितना रटोगे उतना तुम लोगों को याद होता जाएगा। इंटरफेज में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन। ठीक है, प्रोफेज में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या क्रोमैटिन होता है कंडेंस होने लगता है, और प्रोफेज खत्म होते होते तक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, प्लस एस्ट्रल रेज जो है वो डेवलप हो जाते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, दो ऑपोजिट पोल्स में मूव होता है, सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज जो है निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? सेकेंड हम लोग मेटाफेज में आते हैं। मेटाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर के हेल्प से क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होने के बाद में फिर नेक्स्ट हम लोग एनाफेज में आते हैं। एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमियर से क्या हो गए थे? अभी तक टूट चुके थे, सेंट्रोमियर से टूट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? अलाइन कर लेते हैं मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होगा कि सेंट्रोमियर से टूट जाएंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, और 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रियोल की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, फिर एनाफेज खत्म होते होते क्या होगा कि 2 ऑपोजिट साइड्स में क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे। फिर हम लोग फाइनली आते हैं टीलोफेज में। टीलोफेज जो है प्रोफेज का ऑपोजिट है। ठीक है, तो टीलोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो कंडेंस थे वो अब वापस से ओपन होना स्टार्ट करेंगे और वापस से क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जो क्रोमैटिन फाइबर अब बनने लगेगा उसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप रीडेवलप होगा, न्यूक्लियोलस रीअपीयर होगा। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स डिसॉल्व हो चुके थे सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उनका, वो भी रीअपीयर हो जाते हैं। एंड टीलोफेज खत्म होने के साथ साथ क्या होगा कि टीलोफेज खत्म होने पर एक ही सेल के अंदर हमको 2 न्यूक्लियस दिखाई देने लगेंगे। एंड फाइनली हम लोग साइटोकाइनेसिस में आते हैं। साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल्स में सेल फरो बनेगा, बाहर से अंदर की तरफ सेल फरो मूव करेगा और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा। प्लांट सेल में क्या होगा कि अंदर से साइटोप्लाज्म के सेंटर में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा जो कि पेक्टिन से बनती है। सेल प्लेट जो है अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा सेल प्लेट तो जो पेरेंट सेल था वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो डॉटर सेल्स बनेंगे ये G0 फेज को एंटर करेंगे, वहाँ पे इनका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होगा और उसके बाद ये जो डॉटर सेल्स है मैच्योर होने के बाद दोबारा से दूसरे सेल साइकिल को एंटर करेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है इसको बार बार अपने मन में रटो। जितने बार रटोगे उतना जल्दी और उतना इजीली याद है। ठीक है, सिंपल से इवेंट्स हैं, 2-2, 3-3 स्टेटमेंट्स बना लो हर इवेंट के लिए और वो स्टेटमेंट्स जो है उसको बार बार रिपीट करते जाओ तो इजीली याद हो जाए। ठीक है, समझ में आया आज? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मियोसिस का जो टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मियोसिस खत्म होते साथ ही ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। क्लियर?